नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। चारधाम के लिए जॉलीग्रांट हेलीपैड से हेली सेवा शुरू। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के लिए अब उड़ान भरी जाएंगी। रुद्राक्ष एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर रवाना हो चुका है। पहली उड़ान में 16 श्रद्धालु शामिल हैं। रोजाना करीब 40 श्रद्धालुओं की आवाजाही संभव है। MI-17 की 20 मई तक फुल बुकिंग है। सेवा 15 जून तक जारी रहने की योजना है। फिलहाल जो लक्ष्य है वो 15 जून तक का है कि 15 जून तक तो इस हेलीपैड सेवा की जो योजना है वो लागू रहे और उसको सुचारू किया जा सके। बारिश के बाद सितंबर महीने में दोबारा संचालन संभव है। जॉलीग्रांट हेलीपैड से बद्रीनाथ और केदारनाथ दो धामों के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान शुरू हो चुकी है। पूजा अर्चना के बाद रुद्राक्ष एविएशन के MI-17 हेलीकॉप्टर ने विभिन्न स्थानों से कुल 16 श्रद्धालुओं को लेकर दो धामों के लिए उड़ान भरी। लगातार चौथे साल जॉलीग्रांट से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए उड़ान शुरू की गई है। मौसम सही रहने पर, ठीक रहने पर हेलीकॉप्टर एक दिन में 2 बार उड़ान भरेगा, जिसमें कुल 40 श्रद्धालु आवाजाही कर पाएंगे। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि MI-17 की 20 मई तक की बुकिंग जो है वो फुल हो चुकी है। ये उड़ान बरसात शुरू होने से पहले करीब 15 जून तक संचालित की जाएगी। उसके बाद बारिश के बाद 15 या 20 सितंबर के बाद दोबारा ये उड़ानें शुरू की जाएंगी। लेकिन लगातार चौथी बार है ये जब हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए शुरू हो रही है। और ख़ासतौर पर जो बुजुर्ग श्रद्धालु पहुंचते हैं उनके लिए खास तौर पर ये लाभान्वित है, या फिर उनको लाभ देने के लिए सेवा का जो शुरुआत है वो की गई थी। तो रुद्राक्ष एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद उड़ान भर चुका है और निश्चित ही यहाँ पर जो संख्या है लोगों की वो भी बढ़ेगी और इससे जो बुजुर्ग श्रद्धालु हैं वो भी आसानी से यात्रा कर पाएंगे। तो फिलहाल ये एक जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं और ये बड़ी खबर है जहां श्रद्धालुओं के लिए सरकार चौथे साल भी ये फैसला ले रही है। हालांकि उड़ान शुरू हो चुकी है, हेलीकॉप्टर हेली सेवा जो है वो शुरू हो चुकी है और इसका जो आप ये समझिए कि प्रतिदिन की जो लोगों की संख्या है वो 40 रहने वाली है। यानी 40 श्रद्धालुओं की आवाजाही और बैठने की जो कैपेसिटी है वो है, लेकिन 40 की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो रोज़ाना इसमें यात्रा कर पाएंगे। तो बड़ी खबर है, आप जान लीजिए, जहां इस सेवा का जो शुभारंभ है वो किया गया है लगातार चौथे साल। इससे पहले भी और बड़ी सफलतापूर्वक इसे पूरा किया जाता है। सफलतापूर्वक ही ये जो सेवा है वो सुचारू है और यही वजह है कि अब इस सेवा का लाभ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। 16 श्रद्धालुओं को लेकर ये उड़ान भर चुका है। हरिवंश का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी देहरादून से जुड़े हुए हैं लाइव, सीधा उन्हीं का रुख करते हुए। हरिवंश, क्योंकि ये चौथी दफ़ा है, चौथी बार है जब बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए हेली सेवा की शुरुआत की गई है। फिलहाल इस सेवा की शुरुआत में शुरुआती तौर में पहली उड़ान में 16 श्रद्धालुओं को रखा गया है और अब दूसरी शिफ्ट होगी जब दूसरी बार श्रद्धालुओं को लेकर जाया जाएगा। तो किस तरह की व्यवस्थाएं और लोगों में इसका क्या प्रभाव है? जी बिल्कुल, देखिए सरकार की एक बड़ी पहल है और रुद्राक्ष एविएशन के द्वारा जो पूरी संचालित यहाँ पर की जा रही है। लखनऊ से मंगलवार को जो हेलीकॉप्टर MI-16 वो उड़कर आया जॉलीग्रांट और उसके बाद आज से जो है यात्रियों को लेकर जाएगा। 20 यात्रियों को एक बारी में लेकर जाएगा। 2 फेरी दिन के लगाएगा ये हेलीकॉप्टर और कहीं ना कहीं 40 श्रद्धालु जो है पहुंच पाएंगे धामों में। और सभी तरीके की जो है चाहे सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए, हेलीकॉप्टर्स में किसी तरीके की कमी ना हो। आज सुबह 6 बजे पूजा अर्चना के साथ उसने उड़ान भरी और 2 धामों में लेकर जो है श्रद्धालु को पहुंचा। दिन में 2 फेरी लगाएगा और कुल मिलाकर अगर बात कर ली जाए 40 श्रद्धालुओं का धामों में पहुंचना
सरकार की एक बड़ी और जो है 20 मई तक इसकी बुकिंग पूरी तरह से फुल कर दी गई है और लगभग जून तक जो ये संचालित किया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होती है जिस तरह से श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं उत्सुकता भी देखने को मिल रही है, लगातार हेली सेवाओं पे भी काम किया जा रहा है और इस बार सरकार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर से निर्देश था कि हेली सेवाओं में किसी भी तरीके की जो है समस्या देखने को न मिले, चाहे वो रुद्राक्ष एविएशन के द्वारा हो या यूकाडा के द्वारा जो संचालित की गई जितनी भी हेली सेवाएं हैं उनमें किसी भी देखने को समस्या ना मिले, क्योंकि चारधाम यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सरकार भी लगातार काम कर रही है और जो मुख्य फोकस है वो इन चीजों पर है कि ताकि किसी भी तरीके की जो अन्य राज्यों में भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं धामों में उनको किसी भी तरीके की समस्या ना मिले, लेकर जाएगी और वापस जो ये हेली सेवा है, जो ये हेलीकॉप्टर है, ये वापस छोड़ के भी जाएगी और हाईटेक टेक्नोलॉजी से ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल लैस है और अब देखने वाली बात ये होती है कितना और ज्यादा जो है कामयाब साबित होता है। जी, हालांकि लोगों के बीच में भी इसकी जो एक प्रशंसा है वो दिखाई देती है, लोगों को भी सहूलियत और खास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं या जो बुजुर्ग श्रद्धालु हैं जो अपनी श्रद्धा भाव से वहां पर पहुंचते हैं और फिर वो असमर्थ होते हैं पूरी यात्रा कर पाने में, निश्चित तौर पर उनके लिए ये बहुत ज्यादा लाभदायक है। जी बिल्कुल, देखिए रुद्राक्ष एविएशन का भी साफ तौर से ये फोकस था कि और जो हेली सेवाएं या जो और हेलीकॉप्टर्स हैं उससे ज्यादा ये सुरक्षित भी होगा, सुगम भी होगा और बेहतर भी होगा, ताकि चाहे बुजुर्ग वर्ग की बात कर ली जाए या फिर जो कोई बच्चा है या फिर कोई महिला है, किसी भी तरह की कोई समस्या ताकि ना देखने को न मिले। MI-17 अपने आप में एक हाईटेक टेक्नोलॉजी से जो है पूरा लेस है और अब देखने वाली बात होती है जिस तरह से काफी तेजी से ये श्रद्धालुओं को वहां पर पहुंचाते हैं और काफी तेजी से श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। अब देखने वाली बात होती है क्योंकि लगातार और बीच में अब जब बरसात का मौसम होगा तब बरसात होगी, उसके बाद से फिर से सितंबर महीने से इसको सुचारू किया जाएगा, यानी मौसम का साफ रहना एक बड़ा फैक्टर है उड़ान सेवा में। जी बिल्कुल, अगर मौसम साफ होगा और साफ तौर से यूकाडा ने भी और हेली सेवाओं का भी साफ तौर से एक मेन फोकस ये रखा जाता है कि ताकि किसी भी तरीके की मौसम, क्योंकि एक बड़ा चुनौती इस बार देखने को मिल रही है, लगातार मौसम करवटें बदल रहा है, बर्फबारी देखने को मिल रही है, कभी एकदम से ठंड वहां पर ज्यादा बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं हेली सेवाओं को, हेलीकॉप्टर्स को थोड़ी समस्या भी देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो MI-17 है ये अपने आप में एक बहुत कारगर हेलीकॉप्टर और कहीं ना कहीं अगर छोटी मौसम की समस्या है तो उसमें भी ये उड़ान भरने के लिए सक्षम है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होती है कि अगर मौसम में भारी करवट देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं अब बीच में थोड़े समय के लिए हेली सेवाएं रुक जाएंगे और उसके बाद फिर सुचारू रूप से चलने लगेंगी। ठीक है हरिवंश, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव के एग्जिट पोल पर बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है। पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर का दावा मुख्यमंत्री धामी की ओर से किया गया है और उनके इस स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को फायदा मिल सकता है। चारधाम यात्रा को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह और जोश है, अपराध और धोखाधड़ी रोकने के लिए तैयारी है। और सीएम धामी ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स के आंकड़ों और चारधाम पर अपनी राय व्यक्त की है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कोशिशों का परिणाम दिखने लगा है। एग्जिट पोल के साफ संकेत मिल रहे हैं कि टीएमसी सरकार के खिलाफ बदलाव की एक मजबूत लहर चल पड़ी है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 इंजन वाली यानी डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, जिससे राज्य में जरूरी विकास, बेहतर कानून व्यवस्था और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। चारधाम यात्रा में अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दे रहा है। एक हफ्ते में 5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री आ चुके हैं और मई महीने में संभावित वृद्धि के लिए तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड विशेष से चारधाम और कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों के दौरान अपराध और धोखाधड़ी को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि एक सुरक्षित और अपराध मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। तो ये बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिया गया है। तो तमाम मुद्दों को लेकर उनसे जब सवाल किए गए तो उन्होंने जवाब दिए और साथ ही साथ चारधाम यात्रा को लेकर और पश्चिम बंगाल समेत जो 5 राज्य जिनमें चुनाव हुए हैं, जिनमें मतदान हुआ है, उनके जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े सामने आए उन पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। वहाँ के इस प्रकार से बंगाल में जो वहाँ की सरकार के खिलाफ जनाक्रोश था, टीएमसी और टीएमसी सिंडिकेट के खिलाफ लोगों में परिवर्तन की लहर थी, वो एग्जिट पोल में भी आई है। और एग्जिट पोल के बाद जब रियल गणना होगी उस दिन भी डबल इंजन की वहाँ सरकार बनेगी। और पूरे देश के अंदर मैं पहले ही कह रहा था कि जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं हर राज्य में लोग डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी और लंबे समय से जो वहाँ का विकास रुका हुआ है, वहाँ की कानून व्यवस्था खराब हो गई है, वहाँ के नौजवान युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है,
अनेक विकास के कार्य वहाँ रुके पड़े हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं जो भारत सरकार की पूरे देश में चल रही हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, वो सभी योजनाएं बंगाल के लोगों को भी मिलेंगी और बंगाल भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा की, उनकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने निर्माण कार्यों के शासनादेश जारी करने में हो रही देरी पर कड़ी आपत्ति दर्ज की नाराजगी व्यक्त की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी आपत्तियों का निस्तारण यानी समाधान कर अगले 3 दिनों के भीतर ही हाल में शासनादेश जारी किए जाएं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों और संस्थानों को दी जाने वाली भूमि का आवंटन 30 जून तक अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। इस मीटिंग में, इस बैठक में सचिव नितेश कुमार झा, मेलाधिकारी सोनिका समेत रेलवे और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए और इसी दरमियान उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर देश और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। धाम पहुंचने पर केदार सभा के सदस्यों और मंदिर समिति के सदस्य ने भी उनका स्वागत किया, सत्कार किया और इस मौके पर कैलाश खेर ने मंदिर परिसर में कुछ समय बिताकर आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव लिया। उन्होंने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों, सुरक्षाकर्मियों और तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात की और यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। कैलाश खेर ने केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यहाँ की व्यवस्थाएं बेहद संतोषजनक हैं, अच्छी हैं। केदारनाथ धाम में प्रवास के दौरान कैलाश खेर ने मंदिर में तैनात सुरक्षाकर्मियों और तीर्थयात्रियों से बातचीत भी की। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताएं, चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए देहरादून पुलिस लगातार मुस्तैदी के साथ ड्यूटी निभा रही है। ताज़ा मामला विकास नगर क्षेत्र का ही है, जहां पर महाराष्ट्र से आए श्रद्धालुओं की बस खराब हुई तो खराब होने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें राहत पहुंचाई। दरअसल कटाप पत्थर क्षेत्र में चारधाम यात्रा पर जा रही श्रद्धालुओं की बस अचानक से खराब हो गई, जिससे बस में सवार यात्री ही परेशान हो गए। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा भी लिया। पुलिस ने बिना देरी किए विकास नगर से मैकेनिक बुलाकर बस को ठीक भी करवाया, जिसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से उनकी यात्रा के लिए वापस रवाना किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने बस मालिक को सख्त निर्देश दिए कि यात्रा पर आए श्रद्धालुओं और भक्तों की सुविधा के लिए भविष्य में नई और फिट बसें ही उपलब्ध करवाई जाएं। दून पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई की श्रद्धालुओं ने जमकर तारीफ भी की। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए देहरादून पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर सभी यात्रा मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को तुरंत मदद मिल सके और उनकी यात्रा सुरक्षित व सुचारू रूप से जारी रहे। न्यूज इंडिया के लिए अमित रावत, विकासनगर। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर बारिश के चलते विसनपुर क्षेत्र में पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर गए। सड़क पर मलबा और पत्थर आ जाने से यातायात भी बाधित हो गया। तो वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 2 घंटे तक पूरी तरीके से बाधित रहा, बंद रहा, जिससे चारधाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची बीआरओ की टीम ने शुरुआत में छोटी मशीनों की मदद से मार्ग खोलने की कोशिश की, लेकिन भारी बोल्डरों के कारण काम में दिक्कतें आई। इसके बाद बड़ी मशीन मौके पर पहुंचने के बाद तेजी से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया और कड़ी मशक्कत के बाद राजमार्ग को दोबारा सुचारू किया गया। फिलहाल मार्ग पर यातायात सामान्य हो चुका है, लेकिन लगातार हो रही हल्की बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की है।
इधर पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी क्षेत्र में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है, जहां पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार ऊंची चोटियों पर हिमपात यानी बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश देखने को मिली है, जिससे जनजीवन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से मौसम में हुए बदलाव के चलते पहाड़ी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है, जबकि निचले इलाकों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। इस मौसम परिवर्तन और इस मौसम के बदलाव से किसानों को बड़ी राहत मिली है। स्थानीय फसलें जैसे आलू, हरी सब्जियां, फल, धान के लिए ये बारिश किसी वरदान से कम नजर नहीं आती है। वहीं पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोगों को भी इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। आसमान साफ होने से अब हिमालय की चोटियां भी साफ तौर पर नजर आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से धुंध के कारण विजिबिलिटी कम हो गई थी। मौसम में आए इस बदलाव ने जहां एक और ठंड को बढ़ा दिया है, तो वहीं किसानों, पर्यटकों और पर्यावरण के लिए ये बदलाव फायदेमंद साबित हो रहा है। मौसम विज्ञान के अनुसार जो आज हाई अलर्ट किया गया था, उसमें मुनस्यारी के क्षेत्र में बारिश हुई, जिससे किसानों को अच्छी खासी इसका लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ ऊंची चोटियों में जो हिमपात हुई है और जो पशुपालन है, भेड़ पालक हैं या आपके जो किसान हैं जो साग सब्जी अन्य चीज़ों का काम करते हैं, आए दिन काफ़ी तेज गर्मी के वजह से उनके खेत झुलसजार थे। आज बारिश होने की वजह से काफ़ी क्षेत्र की जनता को राहत मिली है। मैं देवेंद्र सिंह मेहता, न्यूज इंडिया, मुनस्यारी, पिथौरागढ़। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप कोतवाली में उस समय हड़कंप की स्थिति बन गई जब सीओ प्रशांत कुमार अचानक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। बिना किसी सूचना और जानकारी के हुई इस रेड से पूरे थाने में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कोई फाइलें संभालता नजर आया तो कोई व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट गया। लेकिन जैसे जैसे निरीक्षण आगे बढ़ा, वैसे वैसे कोतवाली की हकीकत भी सामने आने लगी। सीओ के सामने ही कुछ पुलिसकर्मी असलाहा खोलने में नाकाम रहे, जिससे सीओ प्रशांत कुमार का पारा चढ़ गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और ऐसे कर्मियों को तुरंत ट्रेनिंग पर भेजने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान मालखाना, रिकॉर्ड रूम और शस्त्र भंडार का भी बारीकी से जायजा लिया गया, उसका भी निरीक्षण किया गया और सुधार के सख्त निर्देश भी दिए गए। आज कोतवाली ट्रांजिट कैंप का अर्धवार्षिक दिशा निर्धारण किया जा रहा है और यहाँ पर सबसे पहले तो जो सैनिक सम्मेलन हमारा होता है, हमारे सभी पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों का सम्मेलन लिया जा रहा है। उसमें उनकी जो समस्या हैं उनको चिन्हित करके उन पर काम किया जाएगा और जल्दी उसका निवारण किया जाएगा एसएसपी सर के निर्देशन में। दूसरा, उसके बाद पूरे थाने का, मालखाने का, कार्यालय का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर साफ सफाई उचित है और कैमरे जो हैं वो सही चल रहे हैं और इसमें जो कुछ कमियां नोट कराई गई हैं, जैसे कि मालों का रखरखाव और जो वेपन हैंडलिंग है, उसमें एक दो कर्मचारी हमारे थोड़ा उतने ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं पाए गए, जिनको ट्रेनिंग के लिए सीआर के लिए रिकमेंड किया गया है। देहरादून में पुलिस की लूट के आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई, जहां एनकाउंटर के दौरान एक गोली थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश राठौर को भी लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को भी गोली लगी, जबकि बाकी आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। दरअसल थाना प्रेमनगर क्षेत्र में बदमाशों ने एक व्यक्ति को निशाना बनाते हुए सिर्फ उसे लूटपाट की, बल्कि उसे गोली मारकर भी फरार हो गए। तो वहीं गोली लगने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया और तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस एनकाउंटर यानी मुठभेड़ और लूट की घटना में एक बार फिर से राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पैदा हो गए। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि जल्दी फरार बदमाशों को फिर से गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। देहरादून के प्रेमनगर में कार सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मारी, जिसके बाद पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हो गई और इस एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश और थाना प्रभारी नरेश राठौर घायल हुए।
तभी दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां इलाज के दौरान बदमाश की मौत हो गई। वहीं इस विषय पर बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था, जिसका नतीजा पूरे राज्य में दिखाई दे रहा है। अपराधी इस प्रदेश से भाग रहे हैं और हमारी सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। देखिए, हर बार यात्रा में संख्या बढ़ी है आने वाले श्रद्धालुओं की, तीर्थ यात्रियों की, भक्तगणों की। तो इस बार जो शुरुआती जिस प्रकार का आंकड़े आए हैं, उससे लगता है कि एक बड़ा रिकॉर्ड इस बार। सर, अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। 14 साल बाद एक कृषि अधिकारी के बेटे के हत्या में शामिल बड़ा बदमाश मार गिराया गया। क्या ये बड़ा मैसेज है कि उत्तराखंड की ओर अगर आएंगे तो? बिल्कुल। देखिए, हमने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था और उसी का परिणाम आने लगा है। अपराधी यहाँ से भाग रहे हैं या जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसको और तेजी से चलाया जाएगा। आम जनमानस अंदर किसी प्रकार का भी कोई भय का वातावरण न रहे, ये पूरी तरह से अपराध मुक्त उत्तराखंड हो, ये हमारा संकल्प है। सर, एक आखिरी सवाल। ऑपरेशन कालनेमी में काफी कार्रवाई की गई, अब चारधाम क्षेत्रों में भी इसे चलाया जा रहा है। छद्मवेशधारी कई लोग चारधाम क्षेत्रों में भी दिख रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी, देखिए, ऐसे ठग, ऐसे बहरूपीय और छद्मवेशधारी, उनके खिलाफ जो धर्म को बदनाम करते थे, धर्म की आड़ में बाधा बनते थे, उसको चलाया गया था। उसके बहुत संतोषजनक परिणाम पहले आए थे, उसको फिर से शुरू किया गया है। चारधाम यात्रा चल रही है, इसके बाद कांवड़ यात्रा चल रही है। आने वाले समय में हमारे भी राज्य में कुंभ का भी आयोजन होना है, तो इसलिए कालनेमी को भी जोर शोर से चलाया जाएगा। भीषण गर्मी ने अब हालात इतने ज़्यादा बिगाड़ दिए हैं कि जंगल के राजा भी सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। लेकिन सवाल सिर्फ गर्मी भर का नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही का भी है। दरअसल विकासनगर के तिमली रेंज में हाथियों का झुंड नेशनल हाईवे तक आ पहुंचा और एक बार फिर से प्रशासनिक तैयारियों की पोल खुल गई। हाईवे से कुछ ही दूरी पर हाथियों की मौजूदगी ने वाहन चालकों में दहशत पैदा कर दी। तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन जिम्मेदार लोग अभी भी गहरी नींद में ही हैं। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर जरूर पहुंची और रात के अंधेरे में मशक्कत कर हाथियों को वापस जंगल की ओर खदेड़ा गया। राहत की बात यह रही कि इस बार कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हर बार किस्मत साथ दे ये जरूरी भी नहीं। आखिर इस संवेदनशील इलाके में अब तक सोलर फेंसिंग या फिर सुरक्षा दीवार क्यों नहीं लगाई गई, एक बड़ा सवाल है। क्यों हर बार खतरे को नजरअंदाज किया जा रहा है? अगला बड़ा सवाल ये भी है, अगर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये टकराव कभी भी किसी बड़ी त्रासदी में तब्दील हो सकता है और तब जिम्मेदारी से बचना भी मुश्किल होगा। विकासनगर के तिमली रेंज में भीषण गर्मी के चलते जंगली हाथी का झुंड पानी और भोजन की तलाश में नेशनल हाईवे तक आ पहुंचा, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को वापस जंगल की ओर खदेड़ा। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर संवेदनशील वन क्षेत्र से सटे इस हाईवे पर अब तक सुरक्षा इंतजामात क्यों नहीं किए गए। बढ़ती गर्मी के साथ इंसान और वन जीवों के बीच टकराव का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन समय रहते कोई ठोस और अस्थायी समाधान जरूर निकाले। न्यूज़ इंडिया के लिए अमित रावत, विकासनगर। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।